वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे, बहुत बोल रहे थे कि सर, बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर क्लास 12th के लिए कुछ कीजिए, क्लास 12th के लिए कुछ कीजिए। तो बड़ा आप लोगों के लिए हम बेसिक नोट्स लेकर आ गए हैं। अब आपकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका बेसिक नोट्स अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। अब आपको हम बढ़िया तरीके से सारी चीजें क्या करेंगे, समझाएंगे। और बड़ा क्लास 12 अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2, नाम है वार्षिक हिसाब, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फाइनल अकाउंट। और आज आपको सत्यम सर सारे सारे इस चैप्टर के बेसिक नोट समझा देंगे। और अगर आपको बेसिक नोट समझा दिया ना मैडम, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप इस चैप्टर के सारे सवाल आसानी से कर पाओगे। पहले हम डिटेल वाइज आप लोगों को सबसे चीजें बढ़िया तरीके से समझा देते हैं कि कैसे कैसे हमें कौन कौन सी चीजें काम आने वाली हैं। वो सारी चीजें हम आपको डिस्कस करेंगे, वो सारी चीजें आपको बताएंगे जिससे आपको एंट्री याद हो जाएगा। ठीक है बेटा। और क्या है इसके अंदर, और बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, सारी चीज समझाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, पर थोड़ा सा मेहनत करना होगा। मैं जैसे सिखा रहा हूँ उसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो बढ़े आगे बेटा। चलिए, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए बेटा, क्योंकि ऐसे ही मैं ना आप लोगों के लिए बेटा अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहता हूँ। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, आप लोग लाइक नहीं करोगे, तो बेटा पता कैसे चलेगा कि मेरे बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो मुझे कैसे पता चलेगा। आप लोग कमेंट करोगे, आप लोग लाइक करोगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि भाई मेरी वीडियो बनाने का पीछे का मकसद यही है। तभी तो बच्चे को समझ में आएगा। और जब समझ में आएगा ही नहीं तो फिर मैं वीडियो बना के क्या ही कर लूंगा बेटा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर बड़ा बढ़िया तरीके से आपको बढ़िया तरीके का नोट्स देने वाले हैं। और जो जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ वो सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना बेटा। आपको बड़ा जब भी वार्षिक हिसाब करना है बेटा, वार्षिक हिसाब करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखना होगा। कौन सा उधार बाकी होता है, कौन सा जमा बाकी होता है, आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए बेटा। तो मैं कुछ खातों के नाम आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, जैसे बेटा आप लोगों को बताऊंगा, एग्जाम्पल में बताऊंगा साथ साथ में, और पहले समझा दूं, फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए तुमको समझाता हूं कि कैसे इसको याद रखना है। ठीक है, जैसे बेटा पूंजी और आहरण दिए, तो बड़ा याद रखना, पूंजी जो होता है पूंजी की हमेशा जमा बाकी होती है। फिर यहाँ पर बिक्री आ गया बेटा, गलत हो गया है, यहाँ पर बिक्री नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पूंजी। क्या आएगा बेटा, पूंजी आएगा। ठीक है, तो बेटा याद रखना, हमेशा पूंजी की हमेशा जमा बाकी होती है और आहरण की हमेशा उधार बाकी होती है। उस पर दूसरे नंबर पॉइंट पे क्या लिखा है, खरीदी और बिक्री। याद रखना, खरीदी हमेशा उधार बाकी होती है और बिक्री की हमेशा जमा शेष होता है। अब आते हैं, एक आता रोकड़, दूसरा बैंक। रोकड़ मतलब होगा रोकड़ शेष, और बैंक मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। याद रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा जमा होता है बेटा। बड़ा हुंडी की बात करूं, हुंडियां, बड़ा हुंडियां दो तरीके की हुंडियां होती है। एक होता है लेनी हुंडी और दूसरा होता है देनी हुंडी। याद रखना, लेनी हुंडी उधार होता है और देनी हुंडी जमा होता है बेटा। देखो याद रखना बेटा, देनदार लिखा हो या तो ग्राहक लिखा हो। एक नाम और ऐड कर दो बेटा यहाँ पर, अगर लेना लिखा हो, लेना, लेना मतलब भी क्या होता है बेटा, देनदार होता है। और देना मतलब क्या होता है, लेनदार, देना। इसे भी याद रखना, ये भी एग्जाम में कभी कभी लेना और देना लिखा होता है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसका क्या नाम है, इतने सारे नाम मगज में फिट नहीं होते। मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ, इसके 3 नाम है, याद रखना। देनदार के कितने नाम है, 3 नाम है, या तो देनदार बोलो, या तो ग्राहक बोलो, या तो लेना बोलो। और याद रखना, ये तीनों के तीन हमारे क्या होते हैं बाबू, उधार शेष होते हैं। ठीक है, और लेनदार हो, व्यापारी हो, देना हो, ये तीनों के तीनों हमारे क्या है, एक ही है बेटा। क्लियर हो बेटा। अगर देना लिखा हो तो भी लेनदार होता है, व्यापारी लिखा हो तो भी लेनदार, लेनदार का लेनदार होता है। तो बड़ा सभी के नाम आपको अच्छे से याद रखना, और किसे उधार करना है, किसे जमा करना है, उसे ध्यान में मगज में फिट करना बेटा। आप बताऊंगा ये कहाँ पर काम आएगा, सब चीज धीरे धीरे बताऊंगा, हौले हौले बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा बेटा। ठीक है, आगे और बात करते बेटा, हम लोग यहाँ पर लिखा है डूबत ऋण, फिर डूबत ऋण अनामत लिखा है बेटा।
है ना। याद रखना डूबत ऋण जो होता है बेटा वो उसकी उधार शेष होती है, और डूबत ऋण अनामत की क्या होती है, जमा शेष होती है। अब बेटा माल वापसी दो होता है। अगर खाली माल वापसी लिखा हो ना, कभी कभी देखा होगा आपने क्वेश्चन में बड़ा खाली माल वापसी लिखा होता है, तो माल वापसी दो होता है। एक होता है बिक्री माल वापसी, दूसरा होता है खरीद माल वापसी। तो बिक्री माल वापसी क्या होता है, हमेशा उधार, और खरीद माल वापसी हमेशा क्या होता है, जमा। आप बड़ा बट्टा की बात करो तो बट्टा भी दो होता है, एक होता है दिया बट्टा, एक होता है प्राप्त बट्टा। तो दिया बट्टा हमेशा उधार होता है और प्राप्त बट्टा हमेशा जमा होता है। एक होता है हाथ पर स्टैंप, दूसरा होता है डूबत ऋण वापसी। हाथ पर स्टैंप जो होता है वो उधार होता है, और डूबत ऋण वापसी क्या होता है, वो जमा होता है बेटा। एक होता है मजदूरी, एक होता है मजदूरी देना बाकी। अगर खाली मजदूरी लिखा हुआ है तो उधार लिखना है, और देना बाकी हो मतलब मजदूरी बाकी हो तो वो कहाँ आएगा, जमा में आएगा। आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अगर बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बेटा, ठीक है। और देखो बेटा, जैसे खर्च हो या खर्च चुकाना बाकी हो, तो खर्च हमेशा क्या होता है, उधार, और चुकाना बाकी क्या होता है, जमा। डूबत ऋण हो या डूबत ऋण वापसी हो, तो डूबत ऋण उधार होता है, डूबत ऋण वापसी क्या होता है, जमा। आय हो या मिलनी बाकी आय हो, तो बड़े अगर मिलनी बाकी आय होगा तो उधार, खाली आय होगा तो जमा। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा जमा होता है बेटा, और बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज जो होता है, अगर आपसे पूछे बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज, तो आपको क्या लिखना है, उधार। संपत्ति बोले तो उधार, हिसाई बोले, और यहाँ पर बेटा सॉरी एक चीज और आएगा बेटा, हिसाई फंड। अगर क्या लिखा हो, फंड। अगर बेटा याद रखना, अगर घिसाई फंड लिखा है तो जमा, खाली घिसाई लिखा होता तो उधार होता। प्रोविडेंट फंड का हिस्सा हो, बेटा यहाँ पर देखो गलती हो गई बेटा, ये गलत है बेटा, ये गलत है। यहाँ पर आएगा, देखो बेटा एक चीज लिखो यहाँ पर, प्रोविडेंट फंड का हिस्सा और प्रोविडेंट फंड। तो बेटा जो प्रोविडेंट फंड होगा, प्रोविडेंट फंड का जो हिस्सा होगा वो आपका होगा बेटा उधार, और प्रोविडेंट फंड जो होगा बेटा वो आपका क्या होगा, जमा। क्या होगा, जमा। इसे याद रखना, ठीक है। चलिए उसके बाद प्रोविडेंट फंड का विनियोग और उसका ब्याज। तो प्रोविडेंट फंड का विनियोग आएगा तो उधार, प्रोविडेंट फंड के विनियोग पर ब्याज आएगा तो जमा करना, ठीक है। थोड़े बहुत मिस्टेक है बेटा, यहाँ पर टाइपिंग करने में थोड़ा सा गलती हो जाता है कभी कभार, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं सबके अनुसार हूँ ना बेटा, सब सुधार दूंगा, ठीक है ना। हम दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से बेटा सारी गलतियों को सुधारेंगे, ठीक है। बस आप लोगों को अच्छे से मन लगा के क्या करना है, स्टडी करना है, सारे कॉन्सेप्ट को समझना है बेटा। तो एक एक करके बेटा मैं आपको क्या करता हूँ, सारी चीजें समझा देता हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, एक उदाहरण लेता हूँ जिससे मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर उदाहरण आ गया है, इनके माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर लिखा है लौकिक पूंजी और उदाहरण। तो पूंजी और आहरण, अब हमें कैसे पता चलेगा कि सब पूंजी को उधार करूं कि जमा करूं। तो बेटा अभी मैंने आपको कुछ नियम लिखवाए थे, देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ लिखवाया था, मैं आपको एक बार फिर से वो चीजें दिखा देता हूं। आप देखना चाहोगे देख सकते हो बेटा, यहाँ पर देखिए ये रहा पूंजी और ये रहा आहरण। तो पूंजी की कौन सी बाकी बढ़ाई, जमा, और आहरण की कौन सी बाकी है, उधार। तो बस आपको यही तो करना है बेटा, यही तो यहाँ पर आपको करना है बेटा, यहाँ पर वही तो लिखना है बेटा। तो यानी कि यहाँ पर जो जमा साइड है ये हो जाएगा आपका पूंजी, और जो उधार है ये हो जाएगा आपका आहरण। अब बताओ क्लियर हो बेटा। तो वैसे यहाँ पर ये भी, ये दोनों हो जाएगा आपका पूंजी और ये दोनों हो जाएगा आपका आहरण, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, लेनदार और देनदार। तो बेटा अभी मैंने बताया था लेनदार की उधार बाकी होती है, देनदार की उधार बाकी होती है, लेनदार की जमा बाकी होती है। तो बेटा हम यहाँ पर लिख देंगे उधार साइड में, यहाँ पर लिखेंगे देनदार, और ये हो जाएगा आपका लेनदार हो गया। और एक चीज मैंने आपको बताया था बेटा, एक होता है रोकड़, दूसरा बैंक बाकी। तो इसका मतलब रोकड़ हो जाएगा आपका उधार, तो यहाँ पर हो जाएगा रोकड़, और ये हो जाएगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बीओडी। अब बेटा उसके बाद और यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं, तो इस तरीके से बेटा मैंने आप लोगों को
दो दो अमाउंट वाले वैल्यू को किस तरीके से उधार करना है, किस तरीके से जमा करना है, वो टेक्निक मैंने आपको क्या की थी बेटा, सिखाई थी। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह जाए बेटा तो जरूर मुझसे कांटेक्ट करिएगा। पर वो जो 17 मैंने एंट्री लिखवाया बेटा, वो 17 एंट्री में से ही सारी की सारी वैल्यू पूछी जाएगी बेटा। ठीक है, अगर आपको और भी प्रैक्टिस करना है बेटा, और भी वैल्यू जानना है बेटा, तो किसको उधार बोलना है, किसको जमा बोलना है, तो मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों, अब यहाँ पर देखो एक एंट्री और भी है। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है बेटा, जैसे यहाँ पर लिखा है खरीदी बिक्री, तो बेटा अभी बताया था खरीदी की कौन सी बाकी होती है, तो सर खरीदी की होती है उधार बाकी। यहाँ पर खरीदी और यहाँ पर क्या आएगा, बिक्री। और बड़ा इसके बाद एक लेना और देना। बड़ा अभी मैंने आपको बताया था 2 मिनट पहले ही, लेना मतलब देनदार होता है और देना मतलब लेनदार होता है, और लेना मतलब उधार होता है, देना मतलब जमा। ये भी मैंने आपको 17 एंट्री में से करवाई थी ना। तो जो उधार वाला होगा बड़ा, जो उधार वाला होगा वो उसे बोलेंगे लेना, और जो जमा है उसे बोलेंगे देना। बोलो ये भी क्लियर हो रहा। और उसके बाद एक एंट्री देखो यहाँ पर लिखा हुआ बड़ा, ये भी समझ लीजिए, प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड का हिस्सा। जो प्रोविडेंट फंड है बड़ा, वो प्रोविडेंट फंड जो है बड़ा वो आएगा जमा में, तो ये आएगा प्रोविडेंट फंड, और ये आएगा प्रोविडेंट फंड का हिस्सा। ठीक है, उधार। देखो बड़ा, एक लिखा है बैंक और एक लिखा है रोकड़, तो जो रोकड़ होगा बड़ा वो उधार होगा, और रोकड़ क्या होगा, उधार, और बैंक जो होगा बड़ा वो जमा हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा। तो इसी तरीके से बेटा आपको क्या करना है, पहचान करनी है। अब बताओ बेटा, डाउट क्लियर हो रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा है। अगर आप इस टाइप के एग्जाम में आएंगे तो आप पहचान पाओगे ना कि कौन सा उधार होगा और कौन सा जमा होगा। अगर इस टाइप के पेपर में क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबसे पहले पहचान करना बहुत जरूरी है, तभी बेटा आपको वार्षिक हिसाब समझ में आएगा। अब बताओ बेटा, अगर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन हो जाए बेटा तो प्लीज कमेंट करिए बेटा। मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें भी सिखाने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। ये तो चलो यहाँ तक तो बच्चे को समझ में आ जाता है, फिर बच्चों को बहुत सारे दिक्कत होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है। बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि सर जैसे सर आपने कहा कि सर पेटेंट कहाँ पर आएगा, ट्रेडमार्क कहाँ पर आएगा, व्यवसाय कर कहाँ पर आएगा, दुर्घटना वापसी कहाँ पर आएगा, स्टेशनरी खरीदी कहाँ पर आएगा, मकान कहाँ पर आएगा, ब्याज कहाँ पर आएगा, प्रारंभिक स्टॉक कहाँ पर आएगा, पूंजी कहाँ पर आएगा, चालू खाता कहाँ पर आएगा। सर ये चीजें ना मुझे याद नहीं रहता है, तो सर इसको कैसे याद रखूं, ये मगज में कैसे फिट करूं, कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी। क्योंकि अगर एंट्री देना भी सीख गए ना बेटा तो 7-8 नंबर तो आपके वार्षिक हिसाब में अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मैं आपको जो जो एंट्री सिखाने जा रहा हूँ, अगर ये सारी एंट्री अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो बहुत 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 काम आने वाला है। ठीक है बेटा, तो चलिए एक बार उसे भी हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, कौन सी एंट्री कहाँ पर जाएगी। ठीक है, उधार और जमा वाली एंट्री पहचान में आ गई। चलिए वेरी गुड, अगर ये पहचान हो जाएगी तो अब हम करेंगे कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से सीखिएगा बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत एनालिसिस करके बेटा आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, इससे मैं आपको सारी चीजें समझा सकूं, सारी चीजें बता सकूं बेटा। ये सारे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बेटा। ठीक है, आगे बेटा नेक्स्ट अब हम पढ़ाने जा रहे हैं वार्षिक हिसाब में किस विभाग में जाने वाला है, मतलब कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा। चलिए बेटा एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा बेटा, खरीदी। मुझे बताओ बच्चों, खरीदी की एंट्री कहाँ पर जाएगी, तो आपको लिखना है व्यापार खाते के उधार पक्ष में लिखना है। पहली एंट्री क्लियर, खरीदी की एंट्री कहाँ जाएगी बाबू, व्यापार खाते के उधार पक्ष में। मैं आपसे पूछूंगा बताओ खरीदी की एंट्री कहाँ जाएगी, तो आप लोग बोलोगे सर व्यापार खाता के उधार पक्ष में आएगी। फिर मैं आपसे बोलूंगा सर उत्पादन या कारखाने से लगने वाले जो खर्चे हैं, उत्पादन या कारखाने में लगने वाला जो खर्चा है सर ये एंट्री कहाँ जाएगी, तो व्यापार खाते के उधार पक्ष में। सर स्टेशनरी स्टॉक खाता कहाँ पर आएगी, तो लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। स्टेशनरी में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, स्टेशनरी खर्च में क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
सर स्टेशनरी अंतिम स्टॉक कहाँ पर जाएगी? तो स्टेशनरी अंतिम स्टॉक बेटा ये आर्थिक, यहाँ अधिक नहीं आएगा, आर्थिक आएगा। क्या लिखेंगे? आर्थिक। आर्थिक चिट्ठा में संपत्ति लेना पक्ष में आएगा। व्यापार खर्च कहाँ पर जाएगी भाई? लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में आएगा। कहाँ पर आएगा? लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। देखो व्यापार खर्च और ऑफिस खर्च, तो व्यापार खर्च आएगा यहाँ पर उधार पक्ष में आएगा बेटा, और अगर ऑफिस खर्च बोलेगा तो लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में रहेगा। ठीक है बेटा, जब दोनों साथ में दिया गया हो तो व्यापार खर्च कहाँ पर आएगा? लाभ हानि व्यापार खाते के उधार पक्ष, सॉरी बेटा यहाँ पर गलती बेटा, गलत हो गया। व्यापार खर्च हो या ऑफिस खर्च, दोनों को दोनों कहाँ पर आएगा बेटा? लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में आएगा। कहाँ पर आएगा? लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। ठीक है बेटा, क्लियर बेटा? लेकिन बेटा अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो ऑफिस खर्च खाली लिखा हो, तो भी लाभ हानि कहाँ पर आएगा? उधार पक्ष में आएगा बेटा। ठीक है, आगे बात करते बेटा डैमरेज। डैमरेज कहाँ पर आएगा? व्यापार खाते के उधार पक्ष में। डैशस्टॉक, डैशस्टॉक कहाँ पर आएगा? आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड। अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम, तो बीमा प्रीमियम कहाँ आएगा? लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में। बड़ा आय है ना इसलिए। और करवेरा आयकर लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। करवेरा का प्रावधान पूंजी दायित्व में बेटा। प्रोविडेंट फंड ये आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। ये सब चीजें याद रखना बेटा। देखो बेटा ये चीज क्या एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ोगे बेटा, मैं आपको वादा के साथ कह रहा हूँ, गारंटी देता हूँ बेटा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। बट जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ, खाली इतना कर लो बस, एक्स्ट्रा मत करो। जितना मैं बता रहा हूँ खाली इतना कर लो बस, खाली पढ़ लो बस। इसे डैमरेज मगज में फिट कर लो। व्यापार खाते के उधार पक्ष में। डैशस्टॉक आर्थिक चिट्ठा की संपत्ति लेना। अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम आय वाली हो तो लाभ हानि के होंगे। और करवेरा संपत्ति लेना। करवेरा का प्रावधान खाली खाली करवेरा लिखा हो, आयकर लिखा हो तो लाभ हानि के उधार पक्ष में। करवेरा का प्रावधान हो तो पूंजी दायित्व में। प्रोविडेंट फंड हो तो पूंजी। फिर उसके बाद प्रोविडेंट फंड का हिस्सा बोले तो आपको लिखना पड़ेगा लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। प्रोविडेंट फंड का विनियोग बोले तो आर्थिक चिट्ठा की संपत्ति लेना। प्रोविडेंट फंड का विनियोग पर ब्याज बोले तो आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। ठीक है, प्रारंभिक स्टॉक बोले तो व्यापार खाते के उधार पक्ष में। अंतिम स्टॉक बोले तो आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना। बैंक शेष बोले तो संपत्ति लेना। बैंक ओवरड्राफ्ट बोले तो पूंजी दायित्व। अगर बेटा देखो, अगर वेतन मजदूरी लिखा हो, ऐसे साथ में लिखा हो, वेतन फिर पहले मजदूरी फिर वेतन लिखा हो, पहले क्या लिखा हो? मजदूरी, तो याद रखना पहले नंबर पे जो हो उसी के आधार पे एंट्री करने वाला। पहले नंबर पे क्या है? मजदूरी, इसलिए कहां पर आएगा? व्यापार पक्ष के उधार पक्ष में आएगा। और अगर वेतन मजदूरी लिखो तो पहले नंबर पे कौन है बेटा? वेतन, तो कहां पर आएगा? लाभ हानि की उधार पक्ष में। पहले नंबर पे जो है बेटा उसी को देख के आपको एंट्री करनी रहेगी बेटा। क्लियर हो बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, बहुत सारी बच्चों को बहुत डाउट होता है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, वो सारे डाउट्स में आपके क्लियर कर रहा हूँ बच्चे पढ़ना। ठीक है, आगे बेटा भाड़े पट्टे की संपत्ति, तो कहां पर आएगा? संपत्ति लेना में। विज्ञापन अभियान खर्च संपत्ति लेना। ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ख्याति, ये सारी की सारी हमारी क्या है? संपत्ति लेना। जमीन, मकान, वाहन, यंत्र, फर्नीचर, फिक्सर, ये सारे हमारा कहां पर जाएगा? संपत्ति लेना में। लेनदार हो, देनी हुंडी हो, अदर खर्च, ये सारा हमारा कहां पर जाएगा? पूंजी दायित्व में। अग्रिम प्राप्त आय हो और खर्च का प्रावधान, ये कहां पर आएगा? पूंजी दायित्व में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा क्या लिखा है बेटा, जैसे बैंक से लोन ली हो, मित्र से लोन ली हो, कोई भी तरीके का लोन हो बेटा, तो सारा कहां पर जाएगा बेटा? पूंजी दायित्व में। कोई भी प्राप्त आय हो, जैसे बट्टा, भाड़ा, कमीशन, ये सारे हमारे लाभ हानि खाते कहां पर जाएगा? जमा में जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, जैसे भाड़ा, बीमा प्रीमियम, कर, भाड़ा हो, बीमा प्रीमियम हो, कर हो, डाक खर्च हो, कानूनी खर्च हो, बिजली खर्च हो, ये सारे के सारे हमारे कहां पर जाएंगे? लाभ हानि के उधार पक्ष में। विज्ञापन खर्च हो, दिया बट्टा हो, प्राप्त बट्टा अनामत हो, गोदाम हो, खर्च हो, पैकिंग खर्च हो, ये सब हमारा कहां पर आएगा? लाभ हानि के उधार में। ली लोन पर ब्याज हो, बैंक ओवरड्राफ्ट पर ब्याज हो, साझेदार पे लोन पर ब्याज हो, कोई भी तरीके का ब्याज हो बड़ा लोन पर, वो सारे हमारे लाभ हानि के उधार पक्ष में आएंगे बड़ा। और अगर कोई भी लोन होगा तो आपको पूंजी दायित्व में लिखना बड़ा। ठीक है,
कोई भी लोन हो तो पूंजी दायित्व में, और कोई भी ब्याज हो तो आपको लाभ हानि के उधार में। मैनेजर का कमीशन हो तो लाभ हानि के उधार में बेटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ा। जैसे लाड़ी भाड़ा हो, आवक माल गाड़ी भाड़ा हो, ठीक है, रेलवे भाड़ा हो, गाड़ी गाड़ी खर्च हो, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? व्यापार खाते के उधार पक्ष में। बड़ा कर वेरा हो, मकान की घिसाई हो, ये व्यापार खाते के उधार पक्ष में। आग से नुकसान, चोरी से नुकसान, लाभ हानि के उधार पक्ष में। सामान्य अनामत पूंजी, ये आर्थिक चिट्ठा के पूंजी दायित्व में। भाड़ा पट्टे मकान, ये आर्थिक चिट्ठा के उधार पक्ष में। बड़ा खाली क्या लिखा हो? कर लिखा हो तो लाभ हानि के उधार में। बैंक ब्याज हो तो लाभ हानि के उधार में। देनदार पट्टा अनामत हो तो लाभ हानि के जमा में। मुसाफरी खर्च या विज्ञापन खर्च हो तो लाभ हानि के उधार में। आहरण हो तो कहाँ लिखोगे बेटा? साझेदार के पूंजी खाते के उधार में। साझेदार के पूंजी खाते के उधार में। साझेदार के पूंजी खाते के उधार में। ठीक है, और अगर पूंजी हो रहा तो साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखना है। क्या लिखोगे? शेष आगे लाए। क्या लिखोगे? शेष आगे लाए। क्या लिखोगे? शेष आगे लाए। कहाँ लिखोगे? साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में शेष आगे लाए। बड़ा जैसे मान लो अदद खर्च हो तो पूंजी दायित्व में आएगा। देनदार हो तो संपत्ति लेना में आएगा। बिक्री माल वापसी हो तो व्यापार खाते के, चलिए बड़ा यहाँ पर आएगा जमा पक्ष। ठीक है, यहाँ पर आएगा जमा पक्ष, व्यापार खाते के जमा पक्ष में आएगा। खरीद माल वापसी व्यापार खाते के उधार पक्ष में। खरीदी व्यापार खाते के उधार पक्ष में। बिक्री व्यापार खाते के जमा पक्ष में आएगा बेटा। ये चीजें क्या करना है? आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, क्लियर बेटा? आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा बेटा। आई होप, आशा करता हूँ ये सारी चीजें आप क्या होगा? आसानी से क्लियर हो गया होगा बेटा। मैंने आपको 50 की 50 एंट्री कराई बेटा। अगर ये 50 एंट्री भी अगर अच्छे से कर देते हो बेटा, तो मैं आपको वादा करता हूँ बेटा, आपको सारी चीजें क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। सर हम कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे इसको, जैसे हमने इसको याद कर लिया, याद करके हम कैसे इसको प्रैक्टिस करें? प्रैक्टिस कैसे करना है बेटा? वो प्रैक्टिस करने की तरीका मैं बता रहा हूँ बेटा। देखो बेटा, 2 दिन तक आपको यही काम करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप सम लगाओ, आपको सवाल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पेंसिल लेकर के प्रैक्टिस करना है। पेंसिल लेके क्या करना है? प्रैक्टिस। पेंसिल लेके क्या करना है? प्रैक्टिस। पेंसिल लेके क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, बस ओनली फॉर प्रैक्टिस करना है बेटा। और प्रैक्टिस कैसे करना है मैं आपको वो सिखा देता हूँ। तो बेटा चलिए हम लोग एक करके क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। देखो बेटा, आपको प्रैक्टिस कैसे करना है वो प्रैक्टिस का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? आहरण। तो बेटा आहरण मैंने आपको बताया था, आहरण की एंट्री कहाँ पर जाएगी। तो देखो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंडर करा रहा हूँ बेटा, आप लोग एक बार देख लीजिए बेटा किस तरीके से मैंने यहाँ पर कराया था बेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आहरण कहाँ लिखा बेटा? ये रहा। तो साझेदार के पूंजी खाते किस साइड आएगा? उधार खाते में। तो यहाँ पर वही लिखना है बेटा। तो यहाँ पर आपको पहले से लिखना है कि शॉर्ट में साझेदार के पूंजी खाते के उधार में लिखना है बेटा। इस तरीके से आपको याद करना है। भाड़े पट्टे का मकान कहाँ पर आएगा? संपत्ति लेने में। तो लिख देंगे सले। सले मतलब संपत्ति लेना। जैसे मशीनरी, ये क्या होता है? हमारा संपत्ति होता है, तो सले। दिया बट्टा क्या होता है बेटा? ये कहाँ पर आएगा? लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। देनदार क्या होता है? संपत्ति होता है, सले। चावक माल गाड़ी भाड़ा कहाँ पर जाता है बेटा? ये लाभ हानि के उधार में। फर्नीचर क्या है? संपत्ति है, सले। वेतन क्या है बेटा? लाभ हानि के उधार में। डूबा तुम कहाँ लिखोगे बेटा? याद रखना, लाभ हानि के उधार में। लेनी हुंडी क्या है बेटा? हमारी संपत्ति है, तो लिखेंगे सले। व्यापार खर्च क्या है? लाभ हानि के उधार में। रोकड़ शेष क्या है? संपत्ति है। और स्टॉक क्या है? यहाँ पर देखो 31/3/2017 लिखा, मतलब अंतिम स्टॉक है, तो कहाँ जाएगा? संपत्ति, मतलब सले, संपत्ति लेना। अब देखो पूंजी की एंट्री कहाँ जाएगी बेटा? तो पूंजी की एंट्री क्या आएगी? साझेदार के पूंजी खाते के जमा पक्ष में जाएगी। ब्रह्मा की लोन मिलता है तब कोई भी लोन होगा आपको कहाँ पर लिखना है बेटा? दायित्व में लिखना है। ठीक है, प्राप्त बट्टा कहाँ लिखोगे? लाभ हानि के जमा में लिखोगे बेटा। लेनदार क्या लिखोगे? दायित्व लिखोगे बेटा। कमीशन, कमीशन जमा साइड में, मतलब प्राप्त कमीशन
तो कहाँ लिखोगे, लाभ हानि के जमा में लिखोगे बेटा। देनी हुंडी क्या है बेटा, दायित्व है। व्यापार खाता बेटा, अब यहाँ पर देखो डायरेक्टली बेटा आपको व्यापार खाता दे दिया है, तो बेटा व्यापार खाता बनाने की जरूरत नहीं, सीधा आपको कहाँ लिखना बेटा, लाभ हानि के जमा में लिख दो बेटा, हो गया। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, एंट्री की प्रैक्टिस करना ही रहेगी। तो बेटा देखो ये सारी एंट्री बेटा प्रैक्टिस कैसे करो बेटा, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। आपको क्या करना है, किताब निकाल लेना है और जितने भी सवाल है उदाहरण के हो या स्वाध्याय के हो, सभी सवालों में बेटा इसी तरीके क्या करना है आपको बेटा, प्रैक्टिस करना है। इसी तरीके से सारे सवालों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कर पाओगे बेटा प्रैक्टिस, तो मुझसे वादा करो कि तुम लोग ये सवालों की प्रैक्टिस करोगे आज जाके। अगर तुमने आज ये वीडियो देख लिया है तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है तुम इसको प्रैक्टिस करो। एक बार पहले प्रैक्टिस कर लो कौन सी एंट्री कहाँ जा रही है, फिर बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा समायोजन कैसे सॉल्व किया जाता है, समायोजन कैसे हल किया जाता है। अगर समायोजन हल करना तुमको आ गया तो सवाल अपने आप तुमको आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको, गारंटी, पक्का पक्का पक्का। लेकिन अगर आज ये दो टॉपिक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो, अगर ये दो टॉपिक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो बेटा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर मैं आपको समायोजन वाली वीडियो भी बना के बताऊंगा कि सर समायोजन को कैसे हम हल करें, समायोजन को किस तरीके से सॉल्व करें। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ वो समायोजन मैं आपको सिखा दूंगा जो तुम सीखना चाहते हो, वो सारी चीज बेटा मैं आपको सिखा देना चाहता हूँ जो तुम जानना चाहते हो, सारी चीजें बता दूंगा बेटा, ठीक है बेटा। और भी जितनी भी जितने मोस्ट ऑफली इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बना दिया है पहले से बेटा, मैंने इस चैप्टर की वीडियो बनाए हुए हैं, और आपको जो वीडियो मैंने नहीं बनाया वो वीडियो मैं आपका और जल्दी बना दूंगा बेटा, जिससे क्या होगा आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बेटा, ठीक है बेटा। डन, समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बेटा, बहुत मेहनत से वीडियो शूट करता हूँ, ठीक है। और बच्चों अगर आप लोगों को बेटा, अगर आप लोगों को बेटा मेरे द्वारा, आप लोगों को अगर मेरा मेरा वीडियो सच में बड़ा अच्छा लगता है बेटा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बेटा, ठीक है बेटा। बहुत ही मेहनत से बेटा आप लोगों के लिए वीडियो शूट करता हूँ, ठीक है। एडमिशन लेने के लिए बेटा आप लोग मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो ना, ठीक है बेटा। अगर आपको यहाँ पर आकर स्टडी करना है तो भी कर सकते हो, ऑनलाइन कर रहे हो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए बेटा तो एक पीडीएफ आपको 29 रुपीज में मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए बेटा, ठीक है। धन्यवाद। अब बारी आपकी है सपनों को हकीकत बनाने की। अगर आपने बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज बेटा सब्सक्राइब कीजिए। अगर कमेंट नहीं किया बेटा फटाफट कमेंट कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो बेटा शेयर कर दीजिए। मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूँ कि आप लोग, देखता हूँ कितने बच्चे इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।